एयर इंडिया यानी आसमान में उड़ता हुआ महल। दोस्तों, एक दौर था जब भारत से उड़ने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स में बैठे हुए लोग उसे पैलेस इन द स्काई कहा करते थे, क्योंकि उन जहाजों में सुविधाएं ही ऐसी थी कि अगर आप भी उसमें बैठते तो आप खुद को दिल्ली का सुल्तान ही समझते। यही वजह थी कि एयर इंडिया एक वक्त में दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस बन गई थी। उसने आसमान में उड़ने के तरीके में ऐसा बदलाव किया कि पूरी दुनिया की एयरलाइंस एयर इंडिया से इंस्पायर्ड होकर अपने तरीकों में सुधारने में लग गई। अफसोस कि एयर इंडिया का ये शानदार प्रदर्शन आगे आने वाले सालों में नहीं चला और यही कंपनी जो आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को बल दे रही थी, वो भारत की इकोनॉमी पर एक बोझ बन गई। वो भी यहाँ तक कि इसे चलाने के लिए सरकार को अपने पास से पैसे लगाने पड़ रहे थे। आज स्थिति ये हो गई है कि एक वक्त में जिस एयरलाइन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए भारत सरकार ने नया कानून बना दिया था, उस एयर इंडिया को सरकार ने सर से एक बोझ हटाते हुए वापस टाटा को बेच दिया। तो आखिर एयर इंडिया की ये उठापटक हुई क्यों और क्यों बर्बाद हुई ये कंपनी, इसी के बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर टाटा का नमक खाया है तो बने रहिए हमारे साथ। दुनिया में सबसे पहली बार 1902 में राइट ब्रदर्स ने खुद को राइट साबित करने के लिए प्लेन उड़ाया और भारत में 1912 में पहली बार कोई जहाज उड़ा जिसे उड़ाने वाला पायलट फ्रांस से था और उसने पहली बार इलाहाबाद से नैनी तक चिट्ठियों से भरा एक जहाज उड़ाया। उसके 20 साल बाद 1932 में कराची से मुंबई के लिए एक एयरक्राफ्ट उड़ता है। एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पायलट का नाम था JRD टाटा। एयरक्राफ्ट में टाटा के अलावा और कोई शख्स नहीं था, सिर्फ 25 किलो चिट्ठियां रखी हुई थी। अपने शानदार अनुभव के हवाले से एयरक्राफ्ट उड़ाते हुए टाटा कराची से मुंबई कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमने आपको ये कहानी क्यों सुनाई, तो इसका कारण ये है कि ये कोई आम उड़ान नहीं थी, बल्कि ये किसी भारतीय द्वारा भारत की सरजमी पर पहली बार किसी हवाई जहाज को उड़ाए जाने की ऐतिहासिक दास्तान है। इस छोटी सी ही सही लेकिन ऐतिहासिक उड़ान को संभव बनाने के पीछे JRD टाटा ने जितना काम किया था, उसी ने आगे चलकर भारत में लोगों के लिए सिविल एविएशन की राह खोली और आज उसी मेहनत की देन है कि हम और आप बड़ी आसानी से फ्लाइट का सफर कर पा रहे हैं। पहले जब ब्रिटिश सरकार इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाने को राजी नहीं हो रही थी, तो टाटा ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि उन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रिटिश सरकार टाटा को सिर्फ भारत में प्लेन उड़ाने की परमिशन और एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करवा दे। इसके बाद एयर इंडिया की भारत में नींव पड़ी, लेकिन अपने शुरुआती दौर में ये कंपनी टाटा एयरलाइंस के नाम से जानी जाती थी। बाद में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। एयर इंडिया ने गुलाम भारत से आजाद भारत के सफर को तय किया। अपनी सर्विसेज और क्रू मेंबर के दम पर एयर इंडिया हर रोज और ऊंची होती जा रही थी। लेकिन आजादी के बाद का समय बदला और भारत बहुत तेजी से बदलने लगा। इसी दौर में साल आया 1950, जिसमें नेहरू ने देश में बिखरी हुई बहुत सी इंडस्ट्रीज को अपने कांग्रेसी समाजवाद के तहत नेशनलाइज करने का आदेश दे दिया। इस नेशनलाइजेशन में टाटा को भी नहीं बख्शा गया और सरकार ने टाटा का पहले 49% शेयर खरीदा और बाद में उन्होंने पूरी एयर इंडिया को पब्लिक सेक्टर यूनिट बना दिया, जिसका मतलब ये था कि अब से एयर इंडिया में आखिरी निर्णय सरकार का ही होगा। नेहरू के इस कानून से JRD टाटा बहुत खफा हुए। एयर इंडिया के नेशनलाइज होने के बाद भी JRD टाटा पूरी तरह से एयर इंडिया से बाहर नहीं हुए। उन्हें ही कंपनी का नया चेयरमैन बना दिया गया। इसके बाद तो एयर इंडिया सरकार के साथ मिलकर तरक्की की उड़ान पर उड़ान भरने लगी। चेयरमैन होने के बावजूद भी कहा जाता था कि JRD टाटा खुद फ्लाइट में सफर करते थे और ये देखते थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर उन्हें कहीं भी कोई गंदगी दिख जाती थी तो वो दूसरों पर चिल्लाने की जगह खुद ही उसे साफ करने लगते थे। शायद आप इस बात से समझ सकते हैं कि टाटा के लिए एयर इंडिया सिर्फ एक कंपनी नहीं थी,
बल्कि एक ऐसा सपना था जिसे अपनी आंखों में लिए वो जी रहे थे। इसी सपने में ही रोज सुधार करते हुए 60 से 70 के दशक में वो एयर इंडिया को इस मुकाम पर पहुंचा चुके थे कि वो पूरे भारत को विश्व भर में रिप्रेजेंट करने का जरिया बन गई थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन दशकों में एयर इंडिया की हर फ्लाइट का इंटीरियर भारत के बेहतरीन कलाकारों के द्वारा डिजाइन किया जाता था। भारत ही नहीं बल्कि एयर इंडिया विदेशी कलाकारों को अपने साथ जोड़ने लगी, जिसका सबसे रोचक किस्सा तब हुआ जब उस दौर के दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट सल्वाडोर डाली को एयर इंडिया ने एक बेहतरीन एस्ट्रे बनाने को बोला और उन्होंने खूबसूरत सा एस्ट्रे बनाया भी, जिसकी कीमत उन्होंने पैसों में लेने से मना कर दिया, बल्कि उसकी जगह उन्होंने ये कहा कि वो भारत से एक हाथी का बच्चा चाहते हैं। भारत सरकार ने फिर उनके लिए एक हाथी के बच्चे को एयर इंडिया से एक्सपोर्ट करा दिया। आप इन सब बातों से अब समझ सकते हैं कि उस वक्त एयर इंडिया की पूरी दुनिया में क्या अहमियत थी। लेकिन इन सारी अहमियतों के बावजूद भी पिछले 20 से 30 सालों में एयर इंडिया इतनी कंगाल हो गई जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। अब अगर हम कारणों पर जाए तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि 70 का दशक आते आते एयर इंडिया के मैनेजमेंट की कही हुई बातों को सरकार पूरी तरह से टालने लग गई और उसका नतीजा ये होने लगा कि पॉलिटिकल फायदे के कारण सरकार में बैठे अनुभवहीन मंत्री और सरकारी बाबू बिना सोचे समझे नए जहाजों को खरीदने लगे, जिस वजह से एयर इंडिया के पास अचानक से बहुत से जहाजों का जमावड़ा हो गया। लेकिन उसे पुराने या कहीं अपने अंदाज में चलाने के लिए ना तो क्रू मेंबर्स थे और ना ही पायलट्स थे, जिसके कारण जल्दबाजी में भर्तियां शुरू हुई और उन्हें बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के ही काम पर रखा जाने लगा, जिस कारण सुविधाओं में कमी आने लगी और लोगों ने एयर इंडिया में जाना धीरे धीरे कम कर दिया। चूंकि उसी समय देश में और भी एयरलाइंस कंपनियां लोगों को अच्छी सुविधाएं देने लगी थी, जिस कारण एयर इंडिया के रेवेन्यू को भारी नुकसान हो गया और नए खरीदे हुए जहाजों से वो उनके ही मेंटेनेंस का खर्चा नहीं निकाल पा रही थी। इसके अलावा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और पायलट्स के समय समय पर हड़ताल करने की वजह से भी एयर इंडिया की रेवेन्यू पॉलिसी पूरी तरह से लॉस में चली गई। इसके बावजूद भी सरकार के निर्णयों में कोई ऐसी चालाकी नहीं आई जिस कारण एयर इंडिया की स्थिति सुधरे, बल्कि उनके और खराब निर्णय नए तरह से आने लगे। जैसे जिस रूट पर एयर इंडिया की फ्लाइट्स नहीं जाती थी उस पर भी जबरन फ्लाइट्स को मंजूरी दी जाने लगी और एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाने लगा, जिसका विरोध मैनेजमेंट लगातार करता रहा, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसने फाइनली सरकार की कमर तोड़ दी। इसी वजह से सरकार ने मार्च 2021 में डिसाइड कर लिया कि अब वो एयर इंडिया को नहीं चला पाएगी और अक्टूबर 2021 को उन्होंने एयर इंडिया को वापस टाटा को ही 18,000 करोड़ रुपए में बेच दिया। खैर, अब वापस से टाटा के पास एयर इंडिया के आ जाने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं, क्या टाटा वापस से एयर इंडिया को वही मुकाम दिला पाएंगे जिसके लिए उन्होंने पहले ब्रिटिश सरकार और फिर भारत सरकार दोनों से संघर्ष किया। तो दोस्तों, ये थी टाटा की बनाई हुई एयर इंडिया की उठापटक की कहानी, जिसमें वापस टाटा रोल में आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। फिर धन्यवाद।